Hi friends, my name is Shakti Singh. I welcome all of you to my YouTube channel Classy Classroom. Today we are going to start a new series, Words Postmortem. In this series, we'll thoroughly discuss the words we use in our daily conversation. We use these words in our daily conversation, yet we sometimes confuse how to use these words properly and effectively. After watching the videos of this series, we will be able to understand inherent meaning of these words. Then you can use these words properly, effectively, and confidently. Today we are going to discuss the word even. To start the discussion, let us go to the white board. दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस वर्ड को आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो वर्ड है इवन। इवन एक ऐसा वर्ड है जिसको हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में प्रयोग में लाते रहते हैं, लेकिन फिर भी इसके मीनिंग्स को लेके हम यानी कि अर्थों को लेके कन्फ्यूजन में बने रहते हैं। आज इस वीडियो में हम इवन को पूरी तरह आपके सामने खोलकर रख देंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इवन को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे पहले हम इवन को एज ए एडजेक्टिव डिस्कस करेंगे और एज ए एडजेक्टिव के रूप में इवन के मुख्यतः 3 मीनिंग्स यानी कि 3 अर्थ होते हैं जिनको हम अपने डेली कन्वर्सेशन में प्रयोग में लाते रहते हैं और उन्हीं को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए पढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। इवन एज ए एडजेक्टिव। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इवन नंबर को। इवन नंबर है, इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं? एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 विदाउट लीविंग ए रिमाइंडर। दोस्तों, ऐसा कोई भी नंबर जो 2 से कंप्लीटली यानी कि पूर्णतः भाग हो जाए और कोई शेषफल यानी कि रिमाइंडर ना बचे, ऐसा नंबर इवन नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल्स 2, 4, 6, 8, 10। इवन नंबर एक नाउन फ्रेज है और इस फ्रेज में इवन एक एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है। इवन नंबर का जो अपोजिट नंबर होते हैं वो होते हैं ऑड नंबर। थ्री, 5, 7, 9, 11 ये नंबर ओड नंबर्स होते हैं और ओड नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते यानी पूर्णतः भाग नहीं होते। जब हम इन्हें 2 से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास कोई ना कोई शेषफल या रिमाइंडर बचता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस केस में इवन का अपोजिट होता है ऑड। जब हम नंबर्स की बात करते हैं यानी कि इवन नंबर की बात करते हैं तो इवन नंबर का अपोजिट होता है ऑड नंबर। यानी कि अगर पहले केस में इवन एज ए एडजेक्टिव रोल प्ले कर रहा है तो दूसरे केस में ऑड नंबर के केस में ऑड जो वर्ड है वो भी एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इस केस में इवन का अपोजिट जो वर्ड होता है वो ऑड होता है। इसी तरह एक एडजेक्टिव के रूप में इवन का जो दूसरा अर्थ होता है, मीनिंग होता है, वो होता है फ्लैट
लेवल स्मूथ विदाउट सरफेस इरेगुलरिटीज, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल समतल हो, सपाट हो और सरफेस इरेगुलरिटीज के बिना हो, यानी कि कहीं से भी ऊबड़ खाबड़ ना हो, ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल समतल सपाट हो। ऐसे चीज़ को या फिर ऐसे सरफेस को, तल को, प्लेन को हम इवन सरफेस, इवन प्लेन कहते हैं। इसी अर्थ में हम इवन को एग्जाम्पल्स में समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है द सरफेस ऑफ दिस टेबल इज नॉट इवन, कि जो यह टेबल है इसका जो सरफेस है वो इवन नहीं है, यानी कि समतल सपाट नहीं है। इसी तरह हमारा दूसरा एग्जाम्पल है दिस इवन रोड लीड्स टू द विलेज यू कैन ड्राइव स्मूथली, कि यह जो इवन रोड है, यह यानी समतल सपाट रोड है, यह गांव तक जाती है, तुम आराम से गाड़ी चला सकते हो। इसी तरह एक एडजेक्टिव के रूप में जो इवन का तीसरा अर्थ होता है वो होता है इक्वल, इक्वली बैलेंस्ड, या तो इक्वल मतलब बराबर, इक्वली बैलेंस्ड यानी कि बराबर मात्रा में संतुलित। चलिए इसी अर्थ में हम इवन के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है देयर इज एन इवन चांस ऑफ विनिंग फॉर बोथ टीम्स, ये यहाँ पर दोनों टीमों के पास जीतने का बराबर का मौका है, एन इवन चांस। इसी तरह हमारा दूसरा एग्जाम्पल है बोथ टीम्स प्लेड वेल, कि दोनों ही टीमों ने अच्छा खेला। इट वॉज एन इवन कॉन्टेस्ट, यह एक संतुलित मैच था, या फिर ये कहें यह एक बराबर का मुकाबला था। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि इवन को हम एज ए एडजेक्टिव अपने डेली कन्वर्सेशन में किन मीनिंग्स में, किन अर्थों में, प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन हमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पहले अर्थ में इवन का अपोजिट ओड था, इसी तरह जो बाकी के दो इवन के मीनिंग्स हैं उनमें इवन का अपोजिट जो वर्ड होता है वो होता है अनइवन। यानी कि जब इवन का मीनिंग फ्लैट, लेवल, स्मूथ या विदाउट सरफेस इरेगुलरिटीज होता है, तब इवन का जो अर्थ होता है वो अनइवन होता है, या फिर इवन का जो अर्थ होता है वो इक्वल या इक्वली बैलेंस्ड होता है, तब भी इवन का जो अपोजिट होता है वो अनइवन होता है। दोस्तों, जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है द सरफेस ऑफ दिस टेबल इज नॉट इवन, कि यह जो टेबल है इसका जो सरफेस है वो अनइवन है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ है, समतल सपाट नहीं है। इस नॉट इवन की जगह में अनइवन भी लिख सकता हूं कि द सरफेस ऑफ दिस टेबल इज अनइवन, तब भी अर्थ मीनिंग वही रहेगा। तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम इवन नंबर की बात करते हैं तो उस केस में इवन का अपोजिट ऑड होता है, और बाकी दोनों अर्थों में, मीनिंग्स में इवन का जो अपोजिट होता है वो अनइवन होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी लेक्चर में आगे। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हम इवन को वाक्यों में एक एडवर्ब के रूप में कैसे प्रयोग में ला सकते हैं। और अपनी डेली कन्वर्सेशन में हम इवन को एक एडवर्ब के रूप में ही सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं, और इसके इसी प्रयोग को लेकर हम सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी रहते हैं। इवन एज ए एडवर्ब, जब हम इवन का प्रयोग एक एडवर्ब के रूप में करते हैं तब इवन सजेस्ट्स द आइडिया ऑफ सरप्राइजिंग एक्सट्रीम। जब हम इवन का प्रयोग एक एडवर्ब के रूप में करते हैं तो हमें इवन
इस तरह का भाव देता है कि हम किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हैं। वह यह बताता है कि जो कार्य या घटना हुई है वो मोर देन वी एक्सपेक्ट है, यानी कि वो हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा हुई है। इसी तरह दोस्तों, जब हम वाक्य में नॉट इवन का प्रयोग करते हैं तो नॉट इवन सजेस्ट लेस देन वी एक्सपेक्ट। जब हम वाक्य में नॉट इवन का प्रयोग करते हैं तब हमें नॉट इवन इस तरह का भाव देता है कि वाक्य में जो घटना या कार्य हुआ है वो हमारी उम्मीद से बहुत कम हुआ है। दोस्तों, जब हम इवन को वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो वाक्य में हमें इवन को कहाँ पर रखना चाहिए, चलिए वो भी देख लेते हैं। इवन कैन बी प्लेस्ड बिफोर एनी पर्टिकुलर क्लोज और सेंटेंस एलिमेंट दैट द स्पीकर और राइटर वांट्स टू फोकस ऑन। दोस्तों, इवन को किसी क्लोज या सेंटेंस में उस हिस्से के सामने या आगे रखा जाता है जिस पर हमें फोकस करना होता है या एम्फेसाइज करना होता है, यानी कि प्रभाव डालना होता है। चलिए, जो बातें हमने अभी तक डिस्कस की है उन्हें एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए हमने यहाँ कुछ वाक्यों को लिया है। मेरा पहला वाक्य है, इवन ही चीटेड हिज पेरेंट्स। उसने भी अपने माता पिता को धोखा दिया। मतलब इवन ही, उसने भी, यानी कि उसने और कई व्यक्ति हैं जिन्होंने उसके माता पिता को धोखा दिया, लेकिन हमें यह उम्मीद नहीं थी कि वो भी अपने माता पिता को धोखा देगा। तो इसलिए इस वाक्य के अंदर जो हमने इवन लिखा है वो वाक्य के सब्जेक्ट से पहले लिखा है, क्योंकि हमें वाक्य के सब्जेक्ट पे फोकस करना था। और यहाँ पर जो कार्य हुआ है वो हमारी उम्मीद से ज़्यादा हुआ है, यानी कि हमने यह नहीं सोचा था कि वह भी अपने माता पिता को धोखा देगा। इवन ही चीटेड हिज पेरेंट्स। इसी तरह दोस्तों, हमारा दूसरा वाक्य है, ही इवन चीटेड हिज पेरेंट्स, कि उसने अपने माता पिता को धोखा भी दिया। मतलब हो सकता है वो अपने माता पिता से लड़ता झगड़ता हो सकता है वो अपने माता पिता को गालियाँ भी देता हो, लेकिन उसने अपने माता पिता को धोखा भी दिया, यानी कि और बहुत से कार्य किए जो उसे नहीं करने चाहिए थे, उसके साथ उसने अपने माता पिता को धोखा देने का कार्य भी किया। यहाँ पर वाक्य का यह अर्थ निकल के आता है, क्योंकि हमने यहाँ पर वाक्य की वर्ब पर फोकस किया है, इसलिए हमने इवन को वाक्य की वर्ब चीटेड से पहले लिखा है। और दोस्तों, यह है हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा है कि हम यह सोच नहीं सकते थे कि वह अपने माता पिता को भी धोखा देगा। ही इवन चीटेड हिज पेरेंट्स। इसी तरह दोस्तों, हमारा तीसरा वाक्य है, ही चीटेड इवन हिज पेरेंट्स, कि उसने अपने माता पिता को भी धोखा दिया, यानी कि उसने बहुत से लोगों को धोखा दिया। हो सकता है अपने दोस्तों को धोखा दिया हो सकता है अपने
अध्यापकों को धोखा दिया हो, लेकिन हमने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह अपने माता पिता को भी धोखा देगा। यहाँ पर इस वाक्य का यह अर्थ है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो वाक्य का ऑब्जेक्ट है हिज पेरेंट्स, उस पर फोकस किया है। और यह हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा है कि हमने यह नहीं सोचा था कि बाकी सबको तो चलो उसने धोखा दिया है, क्या वह अपने माता पिता को भी धोखा देगा। तो यहाँ पर इसलिए हमने पढ़ा कि इवन जो होता है, हम वाक्य में इवन का प्रयोग करते हैं, वो हमें आश्चर्य की भावना को दर्शाने का कार्य करता है, और वो आश्चर्य हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा होता है। मतलब वाक्य में जो कार्य या घटना हो रही है वो हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा होती है। पहली बात तो यहाँ पर ये क्लियर हो गई। दूसरी बात कि वाक्य के जिस हिस्से को हमें फोकस करना होता है या एम्फेसाइज करना होता है, यानी प्रभाव डालना होता है, वाक्य के उसी हिस्से के आगे हम इवन को लिखते हैं। जैसे कि पहले वाक्य में हमें वाक्य के सब्जेक्ट पर फोकस करना था, तो इसलिए हमने इवन को वाक्य के सब्जेक्ट से पहले लिखा, और दूसरे वाक्य में हमें वाक्य की वर्ब को फोकस करना था, इसलिए हमने इवन को वाक्य की वर्ब से पहले लिखा। इसी तरह तीसरे वाक्य में हमें वाक्य के ऑब्जेक्ट को फोकस करना था, इसलिए हमने इवन को वाक्य के ऑब्जेक्ट से पहले लिखा। तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट होती है कि वाक्य के जिस हिस्से को हम फोकस करना चाहते हैं, एम्फेसाइज करना चाहते हैं, वाक्य के उसी हिस्से से पहले हम इवन को लिखकर प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हम इवन के प्रयोग को देखते हैं। हमारा फोर्थ वाक्य है, पुलिसमैन कुड नॉट सेज द थीफ ही एस्केप्ड विदाउट इवन ए स्क्रैच। जो पुलिस वाला है वो चोर को नहीं पकड़ सका, और वह बिना किसी स्क्रैच के, मतलब एक सिंगल खरोंच के, बिना किसी खरोंच के बचकर निकल गया। इवन ए स्क्रैच। तो हमें वाक्य के इस हिस्से पर, ए स्क्रैच पर फोकस करना था, इसीलिए हमने इवन को इससे पहले लिखकर प्रयोग किया। इसी तरह हमारा फिफ्थ वाक्य है, आई वर्क एवरी डे इवन ऑन संडे। मैं प्रतिदिन कार्य करता हूँ, यहाँ तक कि मैं इतवार को भी कार्य करता हूँ। तो हमें वाक्य में इस हिस्से पर फोकस करना था, ऑन संडे, जो कि एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो जिस वाक्य के जिस हिस्से पर हमें फोकस करना था उसी से पहले हमने इवन को लिखा है। इसी तरह हमारा जो सिक्स्थ वाक्य है वो ये है, आई हैवंट मेट एनीबॉडी फॉर मंथ्स। कि मैं कई महीनों तक किसी से नहीं मिला हूँ। नॉट इवन माई पेरेंट्स, यहाँ तक कि मेरे माता पिता से भी नहीं मिला हूँ। मतलब मुझे ये लगा था कि मैं अपने माता पिता से तो मिलूँगा ही, लेकिन ये मेरी उम्मीद से कहीं कम था कि ऐसा होगा, और मुझे अपने माता पिता से मिलने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि हमने इस वाक्य में नॉट इवन का प्रयोग किया है। और हमने वाक्य में इस हिस्से पर, माय पेरेंट्स पर फोकस करना था, इसलिए हमने नॉट इवन को माय पेरेंट्स से पहले लिखा है। दोस्तों यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है, वो ये जो हमने पहले 3 एग्जाम्पल्स देखे, उनमें वाक्य सेम है,
यानी वो तीनों एक ही वाक्य हैं, बस फर्क इतना है कि हमने तीनों वाक्यों में जो ईवन का स्थान है वो बदल दिया है। और जैसे जैसे हमने ईवन का स्थान बदला है, वाक्यों के अर्थ भी बदले हैं। जैसे कि एक बार फिर हम इन एग्जांपल्स को देखते हैं ताकि आपको बात क्लियर हो सके। पहला सेंटेंस है, इवन ही चीटेड हिज पेरेंट्स। इवन ही चीटेड हिज पेरेंट्स, कि उसने भी अपने माता पिता को धोखा दिया। यानी कि कई और व्यक्ति हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, जैसे उसके चाचा, मामा, ताऊ हो सकता है, उन्होंने भी उसके माता पिता को धोखा दिया था। और लेकिन हमें यह उम्मीद नहीं थी कि वो भी अपने माता पिता को धोखा देगा। जब हमने इवन का प्रयोग ही से पहले किया, सब्जेक्ट से पहले किया, क्योंकि हमें सब्जेक्ट पर फोकस करना था, तब इस वाक्य का अर्थ ये था। दूसरा, ही इवन चीटेड हिज पेरेंट्स, कि उसने अपने माता पिता को धोखा भी दिया। यहाँ पर हमने इवन का प्रयोग वाक्य की वर्ब से पहले किया है, यानी हम वाक्य में जो एक्शन हुआ है उसको फोकस करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने इवन का प्रयोग वाक्य की वर्ब से पहले किया है। और यहाँ पर जो अर्थ है वो ये है कि उसने अपने माता पिता को धोखा भी दिया। यानी कि हो सकता है उसने अपने माता पिता के साथ झगड़ा किया हो, उन्हें गालियाँ दी हो, या कुछ और भी बहुत सा जो ऐसा काम किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमें यह उम्मीद नहीं थी कि वह अपने माता पिता को धोखा भी देगा। तो यहाँ पर वाक्य में एक्शन को प्रयोग किया गया है। तो आपने देखा कि जब हमने वाक्य में इवन के स्थान को बदला तो वाक्य का अर्थ भी बदल गया। इसी तरह हमारा तीसरा वाक्य है, ही चीटेड इवन हिज पेरेंट्स, कि उसने अपने माता पिता को भी धोखा दिया। यहाँ पर हमें वाक्य के ऑब्जेक्ट पर फोकस करना था, इसलिए हमने वाक्य के ऑब्जेक्ट से पहले इवन को लिखा। और जब हमने वाक्य के ऑब्जेक्ट से पहले इवन को लिखा तो उसका अर्थ भी बदल गया। यहाँ पर अर्थ यह है कि ही चीटेड इवन हिज पेरेंट्स, यानी कि उसने अपने माता पिता को भी धोखा दिया। यानी हो सकता है उसने अपने दोस्तों को धोखा दिया हो, अपने अध्यापकों को धोखा दिया हो, लेकिन हमने यह नहीं सोचा था कि वह अपने माता पिता को भी धोखा देगा। यानी यह हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा हो गया। तो आप यह देख सकते हैं, जब हम वाक्य में इवन के स्थान को बदल रहे हैं तो वाक्य के अर्थ भी बदल रहे हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम इसी टॉपिक को थोड़ा और डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अब हम एक बार फिर डिस्कस करते हैं इवन को एक एडवर्ब के रूप में। When even refers to a whole event, it operates as a mid position adverb. दोस्तों, जब even को हम कुछ इस तरह प्रयोग करते हैं कि वह वाक्यों में जिस घटना का जिक्र हम कर रहे हैं या जिस घटना के बारे में बात कर रहे हैं वाक्यों में, उस पूरी घटना को प्रभावित करे, तब हम even को वाक्य के अंदर मिड पोजीशन पे रखते हैं। यानी जिस वाक्य में हम इवन का प्रयोग करेंगे उस वाक्य में इवन मिड पोजीशन पर होगा। चलिए इसी बात को हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम्पल्स के लिए हमने दो वाक्यों को लिया है और दोनों ही वाक्य जो हैं वो कंपाउंड सेंटेंसेज हैं। कंपाउंड सेंटेंसेज खुद दो या दो से अधिक वाक्यों से मिलकर बने होते हैं। हमारे पहले एग्जाम्पल में वाक्य के दो हिस्से हैं। वाक्य है, ही इज रूड टू एवरीबडी, ही इज इवन रूड टू हिज पेरेंट्स, कि वह सभी के साथ असभ्य व्यवहार करता है, यहाँ तक कि वह अपने माता पिता के साथ भी असभ्य व्यवहार करता है। दोस्तों,
वाक्य के दोनों हिस्सों में ही उसके रूड बिहेवियर यानी असभ्य व्यवहार के बारे में बात की जा रही है। इसलिए जो वाक्य का घटनाक्रम है वो उसके रूड बिहेवियर के बारे में बताता है, और उसके रूड बिहेवियर को जब हम एम्फेसाइज करना चाहते थे तब हमने वाक्य के जिस हिस्से में इवन का प्रयोग किया वहाँ पर उसे मिड पोजीशन में रखा। हमने इवन का प्रयोग वाक्य के दूसरे हिस्से में किया है, यानी कंपाउंड सेंटेंस के दूसरे हिस्से में किया है। ही इज इवन रूड टू हिज पेरेंट्स, और इस हिस्से में इवन वाक्य में मिड पोजीशन पे है। इस तरह का वाक्य तब बनाया जाता है जब हमें किसी बात को बड़ा चलाकर यानी कि नमक मिर्च लगाकर कहना हो, ताकि सामने वाले को बात का इम्पैक्ट पता चले, प्रभाव का पता चले। जैसे कि कहा गया है कि वह सभी के साथ असभ्य व्यवहार करता है। अब हम लोग यह बताना चाहते हैं कि वह कितना असभ्य है, तब हम साथ में यह भी कहते हैं यहाँ तक कि वो अपने माँ बाप के साथ भी असभ्य व्यवहार करता है। ठीक है। इसी तरह दोस्तों हमारा दूसरा एग्जाम्पल्स है द ओल्ड मैन इज वेरी वीक, ही कांट इवन वॉक। जो बूढ़ा आदमी है वो बहुत कमज़ोर है, यहाँ तक कि वो चल भी नहीं सकता है। दोस्तों इस वाक्य के भी दो हिस्से हैं, यानी कि एक कंपाउंड सेंटेंस है और यह दो सेंटेंस से मिलकर बना है। वाक्य का पहला हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये, और दोनों ही हिस्सों में उसके कमज़ोर होने के बारे में बात की जा रही है। पहले हिस्से में यह बताया गया है कि ओल्ड मैन यानी कि जो बूढ़ा आदमी है वो बहुत कमज़ोर है। अब हमें यह भी बताना है कि वो कितना कमज़ोर है। तो इस बात को बताने के लिए हमने कहा है ही कांट इवन वॉक, वो यहाँ तक कि वो चल भी नहीं सकता, यानी कि वो इतना कमज़ोर है कि वो चल भी नहीं सकता। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो इस एग्जाम्पल में जो बात की गई है वो बूढ़े आदमी की कमज़ोरी के बारे में बात की गई है। तो पूरी घटना है वो उसकी कमज़ोरी के बारे में यानी कमज़ोर अवस्था के बारे में बात कर रही है। और जब हमें उसकी कमज़ोरी के बारे में बात करते हुए उस पर इम्पैक्ट डालना था, उसको प्रभावित करना था, यह बताना था कि वह कितना कमज़ोर है, तब हमने वाक्य के दूसरे हिस्से में इवन का प्रयोग किया और इवन को हमने मिड पोजीशन पर प्रयोग किया। ही कांट इवन वॉक, ये इवन वाक्य में मिड पोजीशन पर आया है। दोस्तों एडवर्ब्स की मिड पोजीशन क्या होती है इसके बारे में हम अपने एडवर्बियल्स वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। जिन दोस्तों ने हमारे एडवर्बियल्स वाले लेक्चर नहीं देखे हैं उन्हें वो लेक्चर्स जाके देखने चाहिए। उन्हें पता चलेगा कि हम एडवर्बियल्स को वाक्यों में मिड पोजीशन पर कैसे लिखते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन इवन एंड आल्सो। दोस्तों कई बार हम इवन एंड आल्सो इन दो वर्ड्स को लेके कंफ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि कई वाक्यों में इनका जो अर्थ है वो हमें एक जैसा लगता है लेकिन उनमें अंतर होता है। और वो क्या अंतर होता है, उसी अंतर को, उसी डिफरेंस को हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम वाक्य के अंदर इवन का प्रयोग करते हैं तो इवन रेफर्स टू एक्सट्रीम, सरप्राइजिंग और अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। जब हम वाक्य में इवन का प्रयोग करते हैं ना, तो हमें वो ऐसी बात के बारे में बताता है जिसको लेके हम आश्चर्यचकित होते हैं, जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती। लेकिन जब हम
वाक्य में आल्सो का प्रयोग करते हैं तो आल्सो सिंपली एड्स अनदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आल्सो का जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है वो एक अतिरिक्त जानकारी को ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए किया जाता है कि हम कोई बात बताना चाहते हैं और उसके साथ में कोई एक बात और है जो हम बताना चाहते हैं, तो उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को, अतिरिक्त जानकारी को ऐड करने के लिए हम आल्सो का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में जहाँ में हम आल्सो का प्रयोग करते हैं वहाँ पर आश्चर्यचकित होने का कोई भाव नहीं होता। चलिए अब हम एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, शी गेव मी ए कप ऑफ टी एंड आल्सो गेव मी सम स्नैक्स। उसने मुझे एक चाय का कप दिया और साथ में कुछ स्नैक्स भी दिए। तो दोस्तों, जब हम किसी के घर पे जाते हैं एक मेहमान के रूप में, तो हमें पता होता है कि चाय आएगी और उसके साथ में कुछ खाने पीने का सामान भी आएगा, जिसको हम स्नैक्स कहते हैं। तो यहाँ पर कोई आश्चर्यचकित होने की बात नहीं होती। तो वही भाव पहले वाक्य में स्पीकर के हैं। वो यह बता रहा है कि उसने मुझे एक कप चाय दी और उसके साथ कुछ स्नैक्स दिए, यानी कि आल्सो के द्वारा, यानी आल्सो गिव मी सम स्नैक्स, यहाँ वर्ड आल्सो के द्वारा हमने एक अनदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक अतिरिक्त जानकारी को ऐड किया है कि उसने मुझे कुछ स्नैक्स भी दिए चाय के साथ। यहाँ पर आश्चर्यचकित होने की कोई बात है ही नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति यह बात कह रहा है उसको चाय के साथ स्नैक्स की उम्मीद थी कि स्नैक्स भी आएंगे। लेकिन अब हम एक दूसरी तरह की परिस्थिति को देखते हैं, सिचुएशन को देखते हैं। मान लो आप किसी ऐसे व्यक्ति के घर जाते हो कि वो बहुत कंजूस है, बहुत ज़्यादा कंजूस है, तब आप अपनी बात को कैसे कहते हो? She gave me a cup of tea and even gave me some snacks. कि उसने मुझे एक कप चाय दी और यहाँ तक कि उसने मुझे उसके साथ कुछ स्नैक्स दिए। मतलब आप एक ऐसे आदमी के घर में गए हो कि जहाँ आपको चाय मिलने की भी उम्मीद नहीं थी, यानी कि बहुत ज़्यादा कंजूस आदमी है और आप उसके घर गए हो, वहाँ पर आपको चाय मिलने की भी उम्मीद नहीं थी और आपको अचानक से वहाँ पर चाय के साथ में स्नैक्स भी मिल गए। तब आप आश्चर्यचकित तो हो गई, सरप्राइज तो हो गई। तब आप यही बात किसी और को बताओगे, तब आप आल्सो का नहीं इवन का प्रयोग करोगे, क्योंकि आप सरप्राइजिंग इफेक्ट, यानी कि आश्चर्यचकित होने के भाव को बताना चाहते हो। तब आप अपनी बात कैसे कहोगे? तब आप अपनी बात कहोगे, शी गेव मी ए कप ऑफ टी एंड इवन गेव मी सम स्नैक्स। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको आल्सो और इवन के बीच का फर्क समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जब हम इवन का प्रयोग कंपैरेटिव्स के साथ करते हैं। कंपैरेटिव्स मतलब कंपैरेटिव एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। कंपैरेटिव एडवर्ब एंड एडजेक्टिव का प्रयोग हम दो व्यक्तियों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन यानी कि तुलना करने के लिए करते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इस बात को समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, इंडिया इज इवन हॉटर देन ऑस्ट्रेलिया। कि इंडिया यानी कि भारत ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा गर्म स्थान है या गर्म है। यहाँ पर हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा गर्म है। तो हमने
कंपैरेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया, और कंपैरेटिव एडजेक्टिव को प्रभावित करने के लिए, ज़्यादा एम्फसाइज करने के लिए हमने उसके साथ इवन का प्रयोग किया। इंडिया इज इवन हॉटर देन ऑस्ट्रेलिया, कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा गर्म है। यानी जो व्यक्ति बात कह रहा है उसके लिए ऑस्ट्रेलिया भी एक गर्म स्थान है, लेकिन इंडिया उससे ज़्यादा गर्म है। इसी तरह दोस्तों हमारा दूसरा वाक्य है, ही सिंग्स वेल बट हिज डांस इज इवन बेटर, कि वह बहुत अच्छा गाता है परंतु वह उससे भी अच्छा नाचता है। हिज डांस इज इवन बेटर। यहाँ पर दोस्तों उसके गाने का जो गाने में जो गाना गाता है उसमें और उसके नाचने में कंपैरिजन किया गया है, और इसीलिए हमने कंपैरेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया है जो कि एक बेटर, और उस पर प्रभाव डालने के, थोड़ा और प्रभाव डालने के लिए, उसको ज़्यादा एम्फसाइज करने के लिए हमने उसके साथ इवन का प्रयोग किया है कि ही सिंग्स वेल, वह अच्छा गाता है, बट परंतु हिज डांस इज इवन बेटर, उसका जो नाच है वो उसके गाने से भी कहीं ज़्यादा अच्छा है। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि इवन का प्रयोग हम एडवर्ब के रूप में किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों हम आपको इवन को बिल्कुल खोल के समझाएंगे, उसका पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इवन को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे इवन के उन मीनिंग्स की जो कि आजकल मॉडर्न डे इंग्लिश में बहुत कम प्रयोग किए जाते हैं या फिर बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इवन एज ए नाउन। दोस्तों मॉडर्न डे इंग्लिश में इवन को नाउन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन ट्रेडिशनल इंग्लिश में, यानी वो इंग्लिश जो बहुत पुराने समय में बोली जाती थी, उस टाइम हम इवन को नाउन के रूप में प्रयोग करते थे, और उस टाइम नाउन के रूप में इवन का जो अर्थ होता था वो होता था इवनिंग। और ये जो अर्थ है इवन का, यह वेरी ओल्ड फैशन और नो लॉन्गर यूज्ड है, मतलब बहुत पुराना है, और आजकल इस अर्थ में हम इवन को प्रयोग नहीं करते। इसी तरह दोस्तों हम बात करें इवन एज ए वर्ब की, कि इवन का प्रयोग एक वर्ब के रूप में है। तो दोस्तों इवन का एक वर्ब के रूप में प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है, यानी कि आजकल मॉडर्न डे इंग्लिश में भी हम इवन को एक वर्ब के रूप में प्रयोग करते तो हैं, लेकिन यह बहुत कम देखने को मिलता है। अगर हम इवन को एक वर्ब के रूप में प्रयोग करें तो इसका अर्थ होगा टू मेक और बिकम स्मूथ और इक्वल, यानी कि किसी वस्तु को समतल और बराबर कर देना या उसका समतल या बराबर हो जाना। चलिए इसी अर्थ में हम इवन को वाक्यों में प्रयोग करके देखते हैं, या फिर कहें एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। ए कारपेंटर कैन इवन द बोर्ड विद हिज प्लेन, कि एक बढ़ई अपने रंदे से बोर्ड को समतल और बराबर कर सकता है। यहाँ जो एक प्लेन, हिज प्लेन लिखा गया है, प्लेन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा कोई कारपेंटर किसी लकड़ी को घिस घिस कर समतल या बराबर करता है। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है ही हिट्स द बॉल एंड स्कोर्स ए पॉइंट, कि वह बॉल को हिट करता है और एक पॉइंट कमाता है। दैट पॉइंट इवन्स द स्कोर्स ऑफ द
टीम्स, और वह पॉइंट दोनों टीमों का जो स्कोर है उसको बराबर कर देता है। इन दोनों ही वाक्यों में हमने इवन को वर्ब के रूप में प्रयोग किया है। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि अब आपको इवन को लेके कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियो हम आगे लाते रहेंगे और आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, ताकि आप जैसे ही बहुत से दोस्तों को भी बहुत कुछ नया और अच्छा सीखने को मिले, ताकि उनकी जानकारी बढ़े। क्योंकि हम सब जानते हैं, द मोर यू नो द मोर यू ग्रो। जितना आप सीखते हैं उतना ही आप आगे बढ़ते हैं।